चलो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको एक बार रिवाइज करो। अभी तो आप छुट्टी हुई काट देंगे, छुट्टी हुई होती है। चलो हम उसके लिए कंटिन्यू करेंगे जो पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बार आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज करो। मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस पढ़ा दिया है ना, और हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ ली, और उसको खाली रीड करने के लिए रह गया है ना बुक में, वैसे मैंने समझा दिया था आपको। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करो, अगर कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेट तो बंद कर ही सकता है। तो एक बार आपको जल्दी देखो बेटा, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या चल रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने आप क्या क्या पढ़ लिया है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने फिर पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। मैंने आपको बताया था कि कितने स्टेप फॉलो होते हैं ना, ये कितने इवेंट होते हैं जो हम लोग पूरा कंप्लीट सेक्सुअल में पढ़ते हैं। तो क्या क्या बताया था मैंने, जैसे पहला बताया था गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इसके बाद मैंने कहा था गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इसके बाद जेस्टेशन पीरियड होता है, और इसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ होता है। तो हम लोगों ने तो पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मैंने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ होते हैं, टेस्टिस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। हालांकि मैंने कहा था वहां स्पर्मियोजेनेसिस भी होता है और स्पर्मीशन भी होता है, उनका जो डेफिनेशन सबका अलग अलग है। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो मैंने कहा था स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर हम स्पर्मियोजेनेसिस की बात करेंगे तो स्पर्मेटिड से स्पर्म, और स्पर्मीशन का मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म, ये हमने बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार समझ लेते थोड़ा जल्दी से। मैंने कहा था डिप्लॉइड सेल होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले क्या होता है, माइटोसिस, बनता क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। म्यूसिस फर्स्ट होता है, क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। म्यूसिस सेकंड होता है, क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स। और जब डिफरेंशिएशन हो जाता है या मैच्योरेशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये स्पर्म। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके बाद मैंने कहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन oogenesis थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। और तो अगर मैं oogenesis की बात करूं तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, जैसे मैंने कहा था oogenesis का जो प्रोसेस होता है लगभग स्टार्ट हो जाता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई भी फीमेल होती है तब, ठीक है। मैंने आपसे कहा था बेटा अब फीमेल में क्या होती है, वन पेयर ओवरी होती है, और वन पेयर ओवरी में वहां क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। हालांकि ओवरी दो फंक्शन करती हैं, एक तो हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, फॉलिकल डेवलप करवाती है। तो मैंने कहा था पूरा हम लोग स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था आपको यहाँ कौन सेल होते हैं, oogonia सेल। कौन से होते हैं, oogonia सेल होते हैं। उनमें होता है माइटोसिस, और हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी oocyte। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्राइमरी oocyte में म्यूसिस फर्स्ट के कौन सी स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट में, म्यूसिस फर्स्ट के। कभी कभी वो सब क्लास के दौरान पूछ लेता है, तो डिप्लोइड ध्यान रखना है आपको। वहां पे ये जो डिवीजन चल रहा था रुक जाता है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो वहां पे होंगे वो कौन, उन्हें क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte लगभग उस टाइम तो बहुत ज्यादा होते हैं, 1.5 से 3.5 लाख होते हैं। लेकिन जब किसी भी फीमेल में, यानी कि बोल सकता हूँ 12 से 13 साल की एज में क्या आती है, प्यूबर्टी आती है,
और प्यूबर्टी आती है तो अब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और हर मंथ एक फॉलिकल डेवलप होगा। कितने? एक। तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैंने आपको बताया था प्राइमरी oocyte पे जब एक ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन आती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं उसको? और प्राइमरी फॉलिकल जो नंबर होता है वो कितना होता है? 60 से 80 हजार। ये तो आपको पता है, इन ईच ओवरी, ध्यान रखना है आपको। अब बेटा प्राइमरी फॉलिकल मान लो प्राइमरी सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्सरी बनेगा, फिर मैच्योर फॉलिकल बनेगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये एक फॉलिकल हर मंथ क्या होगा? डेवलप होगा। एक ओवरी में, एक मंथ सेकंड ओवरी में, एक मंथ फिर से फर्स्ट ओवरी में, ऐसा होता है। और मैंने कहा था अब खाली एक फॉलिकल डेवलप होना है। और आपको पता है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक फीमेल जो अपनी पूरी लाइफ में कितने फॉलिकल डेवलप होते हैं, तो लगभग होते हैं कितने? 412। एवरेज में बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं नंबर, लेकिन आप लोग 412 से 420 के बीच में जो भी ऑप्शन हो आप रख सकते हो आराम से। अगले मैंने कहा था अब ये फॉलिकल डेवलप होते हैं तो आप लोग ज्यादा ना याद रखो, तो इतना जरूर याद रखना क्या क्या मैंने बताया था आपको। देखो मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में बोलो मत, कोई साथ में सुनो, जब भी क्वेश्चन में अगर लिखा हो ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, सही है, तो आप क्या लगाओगे? उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? अब ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा? प्राइमरी oocyte, ये तो आपको बताइए। इसके बाद मैंने कहा था उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आती है, थीका मेम्ब्रेन। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब थीका आ जाती है, थीका कहीं भी लिखा हो तो आप आंख मीच के लगा देना सेकेंडरी oocyte, वो सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल। क्या लगाते हैं? इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? और म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? और अगले जो होता है एक कैविटी आती है, इसे बोलते हैं एंट्रम कैविटी। क्या बोलते हैं? हाँ वो पहले आती है, उसके बाद मतलब म्यूसिस फर्स्ट उसी स्टेज में हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब एंट्रम कैविटी आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सरी फॉलिकल। तो जहां भी एंट्रम लिखा हो आप लगा देना आंख मीच के टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। ये लगातार ऊपर मेम्ब्रेन आ रही है, किसके? प्राइमरी oocyte था। अब तब तक जब ये एंट्रम कैविटी आती है उसके बाद क्या होता है? म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है उसी स्टेज में। तो अब प्राइमरी oocyte था, आप लोग बताओ बेटा वो क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। और उसके साथ एक पोल अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल समझते हो? एक सेल अगले जाके डिवाइड नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? डीजेनरेट खत्म हो जाएगा, और एक सेल अगले जो भी करेगा वो करेगा, कंटिन्यू चलेगा, फंक्शन करेगा। तो आपको पता है प्राइमरी oocyte क्या हो गया सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte या हम बोल सकते हैं उसको टर्सरी फॉलिकल। क्या हो सकते हैं? अब बेटा आप लोग बताओ, मैंने कहा था उसके बाद दो मेम्ब्रेन और आती हैं। एक होता है जोना पेलिसिडा जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ होती है, और उसके बाहर होती है कोरोना रेडिएटा। और जब ये हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल या बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। क्लियर हुआ इतना? ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है और ये हर ओवरी में एक मंथ में कितना होता है? एक। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ये दिन कौन से होते हैं बेटा? अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बता चुका हूं, मैंने आपको एक बार समझाया था, याद देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था क्या होगा, यहां देखो, अरे मैंने आप लोगों को ये बताया था मैंने कहा था अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें तो ये 28 डेज का क्या होता है? एक साइकिल होता है। क्या होता है? 28 डेज का एक साइकिल होता है। एवरेज ये भी टाइम एवरेज होता है, ज्यादा भी सकता है, थोड़ा कम भी जाता है। मैंने कहा था इसमें टोटल 4 फील्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4 फील्ड आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला कौन सा होता है बेटा? मेंसेस पीरियड। दूसरा कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेज। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोलिफेटिव। क्या बोलते हैं? तीसरा होता है एक ओवेरिएक्टिव फेज। और चौथा कौन सा होता है बेटा? ल्यूटियल फेज।
अब मैंने आपको ये बताया था मेंस पीरियड का टाइम पीरियड होता है कितना होता है, कितना, 28 डेज, 1 to 5 डेज कितना होता है, 1 to 5 सही है। इस टाइम पे जो पुराना है होता है वो थ्रो बजाना क्या होता है, पास आउट होता है। दूसरा बोल सकता हूँ, दूसरा फिर होता है वो होता है 5 से लेके 13 डेज तक। और जो अभी हम कहानी पढ़ रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेजुएट फॉलिकल, वो इसी टाइम में तो होता है, इस टाइम पे, समझ गए। अब एक फॉलिकल डेवलप हो गया एक ओवरी के अंदर, और जब आता है 14 डेज, कौन सा दिन आता है बेटा, जब आता है 14 डे, हाँ, तो ये जो डेवलप हो रहा है फॉलिकल, समझ रहे हो, इससे सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज जाता है, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, और कहाँ जाता है, एम्पुला वाले रीजन में, कहाँ जाता है। और अगर ये ओव्यूलेटरी फेज को ही बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन भी सीजन होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 14 डेज पे अगर एग सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया और कहाँ पहुंच गया एम्पुला रीजन में, उस दिन LH और FS का लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। और मैंने कहा था अगर ये पहुंच गया और उधर से साइमल्टेनियसली क्या होगा, स्पर्म आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, समझ गए आप लोग। और बेटा इसके बाद क्या होता है, आप लोग सुनो, इसके बाद 2 कंडीशंस होंगी। एक तो ये कंडीशन होगी एग फर्टिलाइज हुआ है, अब ये तो सेम चल रहा था, ये वाला तो हर मंथ होता है, लेकिन इसके बाद 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक पहली कंडीशन एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और दूसरा कंडीशन एग फर्टिलाइज हो गया है। अगर स्पर्म पहुंच गया और यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे ये स्पर्म घूमता हुआ पहुंच गया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ अब इस प्रोसेस होगी स्टार्ट इम्प्लांटेशन। क्या होगा, इम्प्लांटेशन का सिंपल सा मतलब है ये जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट से आपको बताया 1 सेल से 2 सेल, 4, 8, 16, 32 सेल ऐसे बनेंगे, और हम कंडीशन को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। आपको पता है उसके आउटर कवरिंग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और वो लगभग फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन में हो जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। और 6 से 7 दिन में आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम देखें तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो जैसा होता है, ऐसे करके कुछ होता है, और ऐसे करके होता है। तो आपको बताया बेटा ये ओवरी होता है, क्या होता है, ओवरी, और यहाँ से 14 डेज पे एग कहाँ गया, यहाँ आ गया। एग हालांकि नॉन मोटाइल होता है, वहां पे सीलिया होते हैं जो एग को लेके आते हैं, और यहाँ पे इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, जो एग को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कलेक्ट। अगले ये वाला रीजन कौन सा होता है बच्चों, एम्पुला होता है। और अगर इधर से स्पर्म आ गया, क्या आ गए, स्पर्म, तो ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा। अब अगर फर्टिलाइज हुआ तो 5 6 से 7 दिन में लगभग वो यहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये एग आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे, और ये एंडोमेट्रियम से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और आपको बताया इसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या होगा, 1 से 9 मंथ तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मैं ये बताऊंगा कैसे होता है। हालांकि 6 मंथ में बच्चा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 7 मंथ, उस टाइम पे बच्चे की डिलीवरी 7 मंथ में हो सकती है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6.5 मंथ के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है, लेकिन वो सेफ नहीं रहती है, रिस्की रहती है बच्चे के लिए। क्यों रहती है, क्योंकि आपको पता है एक बच्चा अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, खाली उसका बॉडी पार्ट सारे बन गए। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरे बच्चे जो बनने का प्रोसेस है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो होता है वो बच्चे में क्या होता है, एक बच्चा तुरंत अगर माँ के पेट से बाहर निकल आएगा, आपको बताए माँ का पेट सबसे सेफेस्ट जगह है उसके लिए, ना कोई पैथोजन जा रहा है, ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। जब कोई इन्वायरमेंट में आएगा तो उस टाइम पे उस पैथोजन को झेल नहीं पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो बच्चे जल्दी जन्म लेते हैं, 8 मंथ से पहले जाते हैं, 9 मंथ से पहले जाते हैं, वो लगभग पहले नर्सरी में रहते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट की झेल नहीं पाएंगे। तो नर्सरी में क्या होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहां सर्वाइव कर जाते हैं। और ये भी एक रीजन है, मैं अगर वैसे तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर क्यों करेंगे सब करके, लेकिन एक रीजन ये भी है कि डॉक्टर सोचते हैं कि 9 मंथ से पहले डिलीवरी कर दो, कोई इंतजार नहीं करता है। उसका रीजन क्या है, अगर बच्चे का डिलीवरी 7 से 8 मंथ के बीच में हो रहा है तो 1 महीना तो पहले वो नर्सरी रहेगा, उनके 1 लाख रुपए तुम वहां दोगे, समझा। और भाई देना पड़ेगा, मजबूरी है ना। और क्योंकि आपको पता है, उन्हें पता होता है कि 8 मंथ से पहले का बच्चा या 7.5 मंथ से पहले का बच्चा सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो वो रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। और अगर 9 मंथ में या 8 मंथ के बाद किसी बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि वो आराम से सर्वाइव कर जाएगा, बड़े आराम से इन्वायरमेंट में। लेकिन होता क्या है, बेसिकली हमने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ बता देते हैं डॉक्टर की, बच्चे की प्रॉब्लम है, माँ की प्रॉब्लम है, पानी कमी है, ब्लड कमी है ना। और वो 9 मंथ तक
अब तो मुझे लग रहा है कि 1% केस बचे होंगे जिसमें फीमेल्स या कोई घर वाले फैमिली वाले जो नॉर्मल डिलीवरी होता है पेन से उसका वेट करते हो, वरना उन्हें पता होता है 7 मंथ हो गए, लो चेकअप करवाने जा रहे हैं, चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर ने पकड़ लेता है बेड वालों से, तुम्हारा ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और इसीलिए डॉक्टर एक बार कहता है भी आपको पता हो जाए, अगर कोई डॉक्टर से आपकी सिस्टर या आपके कोई भी मिला हो तो आपको पता होगा ये बात कि डॉक्टर एक तो करवाता है फर्स्ट मंथ में जो होता है अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और एक वो उसी दिन कह देगा तुमसे फर्स्ट मंथ वाली दिन कि अब आप लोग तीसरे मंथ में तो कम डॉक्टर कहते हैं, जब ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तब कहते हैं, वैसे वो कहते हैं अब आना 7 मंथ में, अगर प्रॉब्लम ना हो तो, वैसे तो कहते हैं हर हफ्ते आओ, सही है, लेकिन लगभग तब भी कह देते हैं कि 7 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड फिर होगा। वो अल्ट्रासाउंड पता है क्यों होता है, वो संकेत होता है वो ऑपरेशन का। अब आप 7 मंथ में आओगे, अगर उन्हें जरा सी प्रॉब्लम लगी तो तुरंत वो बिठा लेंगे कहेंगे वही चलो भेजो, बच्चा हो जाएगा आराम से, उन्हें पता है 6 मंथ का बच्चा कंप्लीट हो गया है और 7 मंथ में लगभग डिलीवरी हो सकती है। हालांकि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि 7 मंथ के बाद किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है, लेकिन बच्चा जो सेफ अच्छा बच्चा पैदा होगा वो कब होगा, 8 मंथ के बाद, क्योंकि बेटा 1 मंथ बहुत होता है। और आपने देखा होगा स्टार्टिंग बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, ये तो आपने देखा ही होगा भाई, छोटा बच्चा होता है 1 साल में उसका शकल चेंज हो जाता है, पता है आपने घर में देखे होंगे, और 2 साल में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, 3 साल में तो लगेंगे नहीं ये वही अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग बच्चा क्या होता है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो ये तरीका होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ 6 से 7 दिन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा यहाँ पे। और जो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे जो बचता है सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था ना, सेकेंडरी oocyte के साथ कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिटा वो मेम्ब्रेन होती हैं, और बकाया जो जितने फॉलिकल थे जो हमने बात कर रहे थे, जो भी कि जितनी मेम्ब्रेन थी जो बचा उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, या बोलते हैं येलो बॉडी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और बेटा कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। अब ये हार्मोन बनाएगा कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनेगा जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा, ध्यान रखना ये बात, जब तक तब तक ये प्रेगनेंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ये प्रेगनेंसी हार्मोन से इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी क्या रखता है, मेंटेन रखता है। और अगर इसका लेवल कम हुआ तो ये एंटीबायोटिक तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, और तब भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारी फीमेल्स को, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रखना है, हाई रहना चाहिए, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है तो ध्यान रखना हमेशा LH और FS का लेवल क्या रहता है, कम। समझ गए। जो लोग आपने देखा होगा डिले प्रेगनेंसी के लिए टैबलेट खाते हैं, वो टैबलेट क्या करती हैं, ये तो हार्मोन बनाती हैं प्रोजेस्टेरॉन, और अगर ये बढ़ेगा तो LH FS का लेवल कम रहेगा, और कम रहेगा तो ओव्यूलेशन का भी होगा ही। समझ गए। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं अगर आपको बताता रहूंगा। हालांकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ आने को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताओ, जो ये वाला फेज है कॉर्पस ल्यूटियम, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, जो होता है 15 से लेके 28 डेज तक। अब आप लोग बताओ बेटा, अगर मान लिया यहाँ इम्प्लांटेशन हो गया है तो क्या फिर से मेंस पीरियड आएगा, नहीं आएगा, और मेंस साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप। इसीलिए हम लोग मेंस साइकिल बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। समझ गए आप लोग। दूसरा सुनो, दूसरा क्या होता है, अगर मान लिए एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये एग हल्के हल्के इधर आएगा और इधर आएगा और इधर आएगा। अब हम मत सोचना कि सर ये तो बहुत पास आ गया, अब तो इसको चलेगा तो जल्दी फर्टिलाइज हो जाएगा, अब ये नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने घंटे तक हो सकता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एग होता है वो 72 आवर तक फर्टिलाइज हो सकता है ओव्यूलेशन के बाद, और जो स्पर्म होते हैं वो 24 घंटे तक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। इजैकुलेशन के बाद अगर ये टाइम पीरियड गड़बड़ हुआ तो ना तो एग फर्टिलाइज होगा और ना ही स्पर्म। मैंने क्या बोला फिर से बताओ, अगर एग ओव्यूलेशन फेज हुआ 14 डेज पे, उसके 72 आवर तक एग के चांस रहते हैं फर्टिलाइज होने के, अगर स्पर्म पहुंच रहे हैं तब। और स्पर्म इजैकुलेट हुए वो 24 आवर में कहां पहुंच जाने चाहिए, एग के पास। अगर नहीं पहुंचा है तो स्पर्म्स की जो ड्यूरेशन होता है वो 72 आवर्स का होता है। किसका, स्पर्म्स का, स्पर्म का 72 एग का होता है, या वैसे बोल सकते हो ओवरऑल 72 आवर तक फर्टिलाइज हो सकता है, ठीक है, ओवरऑल ऐसे बोल सकते हो। लेकिन जो स्पर्म सर्वाइव करते हैं वो 24 आवर तक करते हैं लगभग। इसके बाद उनकी बहुत ज्यादा मोटिलिटी, जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा सुनो आप लोग,
तो ये बात समझ गए हम लोग। अगर बेटा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अब हम सोच रहे हो सर ये तो एग पास आ रहा है बहुत, यहाँ आ गया यहाँ आ गया, अब तो जल्दी हो जाएगा फर्टिलाइज, तो नहीं होगा, क्योंकि LH एवरेज का लेवल क्या रहेगा, लो। क्या रहेगा, लो रहेगा। और क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, हाई। और आपको पता है अगर लो रहेगा तो इसका मतलब एग फर्टिलाइज कभी भी नहीं करेगा, और नहीं करेगा इसके बाद कितने भी स्पर्म जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद आपको पता है अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा क्या, मेंसेस पीरियड। और उसके बाद स्टार्ट होगा तो आपको पता है जो ये एग है और जो एंडोमेट्रियम बनी है उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो थ्रू ब्लड वेजाइना से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। फिर से 1 से 5 डेज तक क्या आ जाएगा, मेंसेस पीरियड। समझ गए पूरी कहानी क्या होता है। अब क्या होगा, अब ये एग निकला, फिर से वही स्टार्ट, 5 से 13 दिन फिर से एग का एक फॉलिकल डेवलप होगा, एंडोमेट्रियम फिर से बनेगी। तभी तो फीमेल्स को आपको लगता है फीमेल्स की लाइफ बहुत आसान होती है, बहुत कठिन होती है। एक इतने सारे एक मंथ में हार्मोन चेंजेस अपनी बॉडी में देखना ये बहुत बड़ी बात है बेटा। अगर आपकी बॉडी में एक हार्मोन डिसबैलेंस हो गया ना तो आप चक्कर काट जाओगे। मेल्स होते हैं चक्कर काट जाते हैं अगर थोड़ा सा मान लो कोई भी हार्मोन सही, हार्मोन तुम्हें पता नहीं कितनी अच्छे से हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम मैंने बताया था, नर्वस सिस्टम होता है, साथ में हार्मोन कंट्रोल भी तो होता है। अगर आपकी बॉडी में मान लो कोई सा हार्मोन कम हो रहा है तो आप खुश भी नहीं रह पाओगे, आपको लगेगा कि जो पता नहीं पूरा मेंटेन हार्मोन से है, तो एक हार्मोन से। और फीमेल की बॉडी में एक मंथ में 2-3 बार ऐसा होता है हार्मोन चेंज, ये हार्मोन बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तभी तो आपने देखा होगा फीमेल्स को कुछ प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी पेन्स होता है, कभी फीवर आ गया, ये सब इसी वजह से आता है। ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं कि जो जानते नहीं चीजें छे नखरे हो रहे हैं, पता है तो मतलब होते हैं घर में कहते हैं कि नखरे कर रहे हैं ये सब वो सब, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है। और आप लोग खुद सोचो बेटा, इतना ज्यादा चेंजमेंट आए, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो, समझ रहे हो, बाई मतलब ब्लड रिलीज हो, और उसके बाद उस टाइम पे कोई हार्मोन बहुत ज्यादा हाई पीक पे हो, कोई हार्मोन बहुत ज्यादा लो पीक पे हो, और ये लगातार ऐसा अगर बॉडी में हो तो फिर क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक हार्मोन कम होने से या ज्यादा होने से चक्कर काट जाओगे। मेल्स में तो आपको समझ नहीं आएगा क्या हो गया, समझ रहे हो। और फीमेल से हर मंथ झेलती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और सही है, लेकिन उनकी आदत होती है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए भाई। आदत का मतलब ये है कि फीमेल्स को पता होता है फीमेल से तो हो गई होगा प्रॉब्लम, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अरे आदत हो जाती है भाई। अगर कोई किसी की हमेशा की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई तो उस फीमेल से पूछोगे उसको क्या बीती होगी, पता ही होगा। तो कहीं ना कहीं कंडीशन से बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा मतलब मेंटेन करना पड़ता है। और क्या करें, मेल समझते नहीं इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये समझ गए हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग पूरा चीज समझ गए बेटा। अब क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज होगा तो हम बोल सकते हैं उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन। क्या होगा, और इम्प्लांटेशन का मतलब समझिए क्या होता है, एम्पुला रीजन से क्या आना, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पे इम्प्लांट होना, मतलब अटैच होना यूट्राइन बॉल से या एंडोमेट्रियम से, तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। समझ गए, ठीक है। हालांकि वो भी कंडीशन बताऊंगा, आपको पता होगा। एक बार सुन लो वो भी चीजें बेटा। यहाँ देखो, अरे क्या होगा, चल नहीं रहा सही। अरे इतना आपने इतना जूम कर दिया वो आ ही नहीं रहा। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ देखें तो आपको यही पता होना चाहिए। यहाँ देखो बेटा, अगर हम देखें तो आपको पता होगा, मैंने बताया अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया मान लिया। यहाँ सुन लो आप लोग, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपको पता होगा क्या होता है, एक एग मतलब फीमेल का सेकेंडरी सेट होता है, पता है आपको, एग होता है, ओवम होता है, उससे क्या होगा, स्पर्म जाएगा और फर्टिलाइज करेगा। आपको पता होगा क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट में आपको पता है डिवीजन होता है, क्लीवेज। कौन सा होता है, क्लीवेज। और ये एक से कितने सेल बन जाएंगे, 2। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2, ऐसे 2 से। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं बच्चों, अभी ब्लास्टोमियर 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, और उसको हम लोग बोलेंगे फिर मोरुला। क्या बोलेंगे, पहले मोरुला बोलते हैं।
जब 8 से 16 की कंडीशन होती है 8 ब्लास्टोमियर टू 16 ब्लास्टोमियर, तो बेटा उस कंडीशन क्या बोलते हैं? मोरुला। और इसके बाद आपको पता है उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, यहाँ देखो ये बोलो मत आपको ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और इसके अंदर कितने होते हैं? 32 सेल होते हैं, लगभग 16 से 32। तब इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? और ये क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा किससे? एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा, कवर कर लेती है एंडोमेट्रियम, और उसके बाद होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये कहानी पूरी समझ गए हम लोग? तो हम लोग किताब निकालते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। ये क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। हमने कहां तक पढ़ लिया था? तो मैथ साइकिल पढ़ना है। और बेटा आप लोग मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है थोड़े दिन बाद। चलो पढ़ो लेने, ये सब सिंपल सा है, आपको मैंने बता दिया। हालांकि डायग्राम ध्यान रखना है। देखो कह रहा था रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, जैसे मंकी को होता है एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सबको मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होती है? रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। क्या होती है? रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। कह रहा था फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीनार्की। क्या बोलते हैं? अगले कह रहा है इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 से 29 डेज एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये लगातार एक के बाद एक ऐसे लगातार होता रहता है हर मंथ, और इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगातार ही चल रहा है, एक 20 डेज का एवरेज टाइम पीरियड होता है, उसमें चलता है। अगले कह रहा है बेटा ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था यहाँ पे समझ लो आप लोग, जैसे मैंने कहा था यूट्राइन इवेंट दिखाया इसने, यहाँ दिखाया है ओवरी का हार्मोन, यहाँ दिखाया है फॉलिकल डेवलप कैसे हो रहा है, और इसके बाद यहाँ दिखाया है पिट्यूटरी हार्मोन। आपको पता है पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच सिक्रेशन होता है, और एलएच और एफएसएच का रोल बहुत बड़ा होता है। इसके बाद मैंने कहा था अगर यहाँ की बात करेगा तो किसी करेगा? एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की, क्योंकि एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है? फॉलिकल से, और प्रोजेस्टेरोन भी कहाँ से बनता है? ओवरी से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये दोनों हार्मोन का रोल रहेगा। तो 4 हार्मोन ध्यान रखने हैं आपको, 4। पहला ध्यान रखना एलएच और एफएसएच का लेवल कब हाई रहेगा? 14 डेज पे, या ध्यान रखो ओवुलेटरी फेज पे। सही है। दूसरा अगर आपसे कहे कि बताओ ए इसका प्रोजेस्टेरोन लेवल कब हाई रहेगा? ल्यूटेल फेज में। और एस्ट्रोजन का वैसे तो कभी भी रह सकता है, लेकिन कब रहेगा? बेसिकली 14 डेज पे और उसके बाद। समझ गए आप लोग? ठीक है। और बेटा आपको ये तो पता लग गया फॉलिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मैंने कहा 1 से 5 दिन तक पुराना वाला फॉलिकल फेज होता है, मतलब बाहर निकलता है, 5 से 13 तक डेवलप होता है, और 13 से 14 तक ल्यूटेल फेज होता है। और अगर हम यूट्रस की बात करें तो एंडोमेट्रियम बनती है, और उसके बाद जब मेंस्ट्रुएट होता है तो क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है। समझ गए? ये चलता रहता है लगातार, क्योंकि यूट्रस में तैयारी इसलिए होती है कि यूट्रस को लगता है कि हर एक क्या हो के आ रहा है? फर्टिलाइज होके आ रहा है। उसे नहीं पता होता है कि हर एक फर्टिलाइज होके नहीं आएगा। समझ गए? तो देखो, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सो इन फिगर 2.2 सब दिखा दिया है यहाँ पे। अगले कह रहा है द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लीस्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो ये कितने टाइम का पीरियड होता है? 3 से 5, हालांकि ज्यादा भी हो सकता है, और 3 से कम तो नहीं होता, 5 से ज्यादा हो सकता है। कह रहा है द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्टिंग टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अगर एंड इट्स ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वजाइना। यानी कि इसमें क्या होता है? लिक्विड और जो एंडोमेट्रियम और जो तुम्हारा सेकंड टू साइड था वो सब क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ठीक है। कह रहे हैं मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिप्लेस ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये तभी होगा जब फर्टिलाइज नहीं हुआ है ओवम। कह रहा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अब ऐसा नहीं है कि कभी एकदम एक्यूरेट डेट लिखी हुई है,
ऐसा नहीं कि 3 दिन लेट हो गया तो अरे ये तो क्या हो गया, अजीब हो गया, ऐसा नहीं है। सही 2-4 दिन 5-6 दिन तक लेट हो सकता है। अगले का इससे ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है। देखो इसमें देखिए लिखा भी ये बात, ये लिखा भी इसमें कह रहा है हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेस, जैसे स्ट्रेस हो गया, ये बहुत बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस। आपको लगता है अच्छा ये बताओ यहाँ पे स्ट्रेस लिखा हुआ है या पूरा हेल्थ लिखा हुआ है, स्ट्रेस से ऐसा कैसे क्यों होता है? क्योंकि क्या स्ट्रेस का मतलब है अगर टेंशन है किसी को तो उसके फीमेल जो वो हाइपोथैलेमस होता है वो गड़बड़ रहेगा, और गड़बड़ रहेगा तो जब मैंने कहा था ये पूरा लिंक है किससे, हाइपोथैलेमस से ओवरी तक। आपको पता होगा हाइपोथैलेमस से जब रिलीज होगा जीएनआरएच, तब पीट्यूटरी से रिलीज होगा एलएच और एफएसएच। अच्छा एक बात आपको और बता दूं, सुन लो, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जिनका कनेक्टिविटी कोई हाइपोथैलेमस से नहीं है, तो वो हम कैसे भी रहें, दुखी रहें सुखी रहें, लेकिन हमारे वो हार्मोन सिक्रेशन होता रहेगा अगर बॉडी ठीक ठाक है तो। लेकिन अगर जिसका कनेक्शन किससे है, हाइपोथैलेमस से है, तो वो कनेक्टिविटी आप ध्यान रखना तभी सही रहेगी जब आप हेल्थी रहोगे। हेल्थी का मतलब है ब्रेन से ठीक रहोगे। अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब टेंशन है या कोई ज्यादा ओवर टेंशन है, जो भी चीजें हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारे जो कुछ हार्मोन होते हैं जो क्या रहते हैं, डिसबैलेंस रहते हैं, और वो हार्मोन की वजह से फिर और सारे काम क्या रहते हैं, अफेक्ट। और मैं इसीलिए आपको बता चुका हूँ, एक आपने सेंटेंस पढ़ा होगा बहुत अच्छा, चिंता चिता के समान होती है, वो इसी हार्मोन को लेके कहा है क्योंकि आप लोग समझोगे किसी चिंता है तो क्यों बोला चिंता के समान होती है, क्योंकि बेटा वो हैप्पी रह नहीं पाएगा, हैप्पी मोड में आ ही नहीं पाएगा, उसके हार्मोन जो सारे कहाँ रहेंगे, डिसबैलेंस रहेगा, हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा, तो मेनली क्या है फिर और सारे फंक्शन क्या रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जिंदगी का सबसे मेन काम है हमारी बॉडी का, वो है अपनी बॉडी को खुश रखना। समझ रहे हो, सबसे मेन काम, उसके बाद सब सेकेंडरी है। पढ़ाई करना है नहीं करना है, नौकरी लेना नहीं लेना है, गरीब है अमीर है, खाना खाया नहीं खाया, ये बात हुई नहीं हुई वो अलग बात है, ठीक है, सब सेकंड चीज है। लेकिन जो फर्स्ट चीज है, सुनो, जो फर्स्ट चीज है वो है अपने आप को खुश रखना। और मैंने आपसे बहुत बार कहा ये बात कि हम लोग सोच लेते हैं कि ये करने के बाद खुश रहेंगे। बेटा मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि उन्होंने एक टारगेट बनाया, उसके बाद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। पहले वो ठीक ठाक थे, जैसे आपने देखा नहीं, कभी हम सोचते हैं यार इंटर कॉलेज से निकलना है, बहुत खुश रहेंगे, फिर वो लाइफ बहुत मजा आएगी, कॉपी लेके सारे सब्जेक्ट लिखा करेंगे बीएससी आने के बाद। जब हम इंटर में थे तो बच्चे थे, इंटर से पहले कितने मजे लिए भाई, कुछ सोचना ही नहीं कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। आज बंक करना है, बंक कर दिया स्कूल, लगता था कि जैसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। वो कहते थे कि मैथ का स्कूल को नहीं गए, या टीचर्स हमें जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, लगता था बोलो मत। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, जिम्मेदारियां आई, तो पता लगा कि कहीं ना कहीं उस टाइम हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। अब जब पता लगी, पापा ने कहा कि अब क्या करोगे बेटा, तो पता लगा कहीं ना कहीं हमारी लाइफ अब प्रॉब्लम में आई है मेन, कि अब हमें देखना है। और 25 ईयर के जब तुम हो जाओगे तो पापा ये भी नहीं पूछेंगे तुम क्या करोगे, वो कहेंगे कि सीधे शादी करेंगे। समझ रहे हो, आपकी राय खाली अब तक दी जा रही, इसलिए मैं कर रहा हूँ मेहनत कर लो थोड़ा सा, 2-3 साल तक, ये आपका टाइम पीरियड है जिसमें अभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अल्टीमेट, कि कहीं ना कहीं पूरा बॉडी हमारा जो कंट्रोल होता है वो किससे होता है, हार्मोन से। और आपको गुस्सा आ रहा है, आपको प्यार हो रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है, आपका बॉडी सही फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई डिजीज हो रही है, लगभग 60% प्रॉब्लम है किससे आती है, जब हम अनहेल्दी रहते हैं तब। तो मैंने कहा सब कुछ सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है, खुश रहना। अब आपके खुश रहने के सोर्सेस अलग हो सकते हैं, लेकिन अब इतना मत करना कि सर ने कहा खुश रहना वो पढ़ाई नहीं करेंगे, कहीं तुम्हें लगे शाम को मुझे सर ने कहा खुश रहना, अब मुझे तो मेरा मोबाइल चलाते हुए आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इतना नहीं कहा, थोड़ा टेंशन में भी रहना। दोनों को बैलेंस बना के, रोबोट भी नहीं बनना है, और दूसरा ज्यादा मस्त है। बेटा आपको क्या करते हैं, खा रहे हो मत खाया थोड़ी देर गर्दा खा लिया करो। और कुछ क्या करना है आपको, बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस का मतलब है पढ़ाई भी करेंगे साथ में, और साथ में खुशी भी रहेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छी होगी हम। तो यहाँ पे आप समझ गए बेटा कि हार्मोन का कितना बड़ा रोल है। अगर कोई स्ट्रेस में कंडीशन में पुअर हेल्थ है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पूरा बॉडी की क्या बात है। अगले देखो, कह रहे थे मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलो बाय द फॉलिकुलर फेज।
मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज होता है? फॉलिकुलर फेज। और मैंने कहा है कि ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। और इसीलिए हम इस फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तो या तो लिखा हुआ कौन सा फेज? फॉलिकुलर फेज। अगर वो ना लिखा हो, लिखा हो प्रोलिफरेटिव फेज, तब भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन, बनना। अगले बेटा कह रहे हैं दिस चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। और मैंने आपको साफ साफ बताया है जो भी बॉडी चेंज होते हैं, हालांकि यहाँ पे तो 4 हार्मोन है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 4 हार्मोन ही मिलकर के सारे काम कर रहे हैं। कौन सा? LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। हालांकि जो फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में कौन से हैं? 4 हार्मोन हैं। उसके बाद तो बहुत सारे होंगे, एचसीजी होगा, रिलेक्शन होगा, बाद में बताऊंगा आपको, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। कह रहे थे सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स LH, FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट एज वेल एज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। जो फॉलिकल ग्रोइंग करते हैं वो क्या करते हैं? सीक्रेशन एस्ट्रोजन। ध्यान रखना है आपको। अगले कह रहा है बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल। मिडिल का मतलब 14 डेज पे, ठीक है। और कह रहा है बेटा रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडरलाइन करो, बात करो। एक तो यहां करो एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, दूसरा बोथ LH FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, यानी कि अबाउट 14 डेज पे होता है ऐसा। और कह रहा है LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल पे जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? LH सर्ज। कह रहा है इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल एंड देयरबाय रिलीज ऑफ। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जो तुम्हारा LH होता है वो क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। अच्छा आप लोग बताओ मेल्स में क्या करता है LH? देता हूं, एंड्रोजन सीक्रेट करवाता है, यानी कि किससे वर्क करता है? लीडिंग सेल। अगर आपको ध्यान ना आए तो ऐसे रखना L फॉर LH और L फॉर लीडिंग सेल, ठीक है। चलो तुम तो कैसे भी रखो, ठीक है। तो क्या कहता है? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलो बाय द ल्यूटियल फेज। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? ल्यूटियल फेज। आप लोग ट्रिक कुछ भी ना लिया करो, बस अगर थोड़ी ज्यादा अलग टाइप की तो बताया मत करो किसी को। और भाई देखो मैंने एक बात बोली है आपको हमेशा, मैंने साफ साफ बच्चों को बताता हूं, कोई भी बच्चा किसी भी टाइप से पढ़े, चाहे उसके माइंड में पूरा गन भरा हो लेकिन उसे पूरी बायोलॉजी याद हो। और ट्रिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन एक नंबर, उसे भी एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे। कोई बच्चा बहुत सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहा है और बहुत चीजों को फॉलो कर रहा है तो उसे भी एक क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे 4। आपको मतलब है कि मैं क्वेश्चन कैसे ही करूं। कभी भी नीट में ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू ले जाएगा कि भैया आपने बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे ही किया, कौन सी ट्रिक लगाई आपने, आपको बताना है ट्रिक कौन सी लगाई मैंने, आपको तो क्वेश्चन ठीक करना है। बस आपको 720 में से जितने नंबर लाने हैं उतने नंबर लाने हैं, चाहे आप कैसे भी करके लाओ। यहाँ इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि आपसे पूछा जाएगा कि हाँ बताओ भाई कि आपने ये वाला क्वेश्चन कौन सी ट्रिक लगा किया। अरे तुम कह देना मैंने कुछ भी लगाया, मतलब कोई पूछेगा नहीं मेरी बात, तो मैं क्या अगर पूछेगा तो मैंने कुछ भी किया तो मैं क्या मतलब। कुछ लोगों की इतनी बेकार ट्रिक होती है बताते नहीं है। मैं तुमको 10% ट्रिक नहीं बता सकता तो मैं दूसरी क्या कहूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसी ट्रिक आसपास की बनाते हैं कि हमें याद रहे खाली बस। और याद रखने का मैंने मतलब बताया था, कुछ भी बना लिया, कुछ भी बताया मत करो किसी को, चुपचाप बना लिया बैठ के, ठीक है। कह रहे हैं ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग व्हिच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। बेटा बोलो मत। कह रहे हैं कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। मैंने कहा था बेटा प्रोजेस्टेरोन किस चीज पर होता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों? Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other event of pregnancy. During pregnancy all event of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. इसके बाद menstruation नहीं होता है। और कह रहे हैं in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates. अगर fertilization नहीं हुआ है तो क्या होगा? corpus luteum degenerate हो जाएगा। अब एक बात और है, आप लोग एक बात और सोचा करो, कहीं आप ऐसा नहीं सोचते कि corpus luteum degenerate हो जाएगा। बेटा ये corpus इतना बड़ा सुनना है कोई? अबे गधो सेल्स है खाली बस, वो आपको दिखेंगी भी नहीं कहाँ डिजेनरेट हो गई। आपको कभी पता लगा कि मेरी सेल इतनी ज्यादा डेड हो रही है, कहाँ जा रही हैं? पता नहीं, मिलियंस ऑफ सेल मेरी डेड होती होंगी और नई सेल बनती होंगी, आपको पता लगा कभी? ये कोई सेल हम बात करते हैं या हम लोग एग की बात करते हैं, सेकंड टू साइड की बात करते हैं, बहुत छोटी चीज होती है। बहुत छोटी का मतलब समझते हो कि एकदम बिल्कुल
जैसे कि एक सेल होती है, सेल समझो कितना सेल होगा उसका, हमें आंखों से भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब डिजेनरेट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई डिजेनरेट हुआ तो कैसे हुआ, कैसे क्यों नहीं हुआ, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अगले कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पोसिटम डिजेनरेट हो जाता है। और कह रहा है बेटा दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। आपको पता है इसके बाद क्या हो जाता है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और मैं ऐसे बोल सकता हूं कि न्यू साइकिल का आना आपको पता है अगर स्टार्ट होना तो आपको पता लग जाता है कि यानी कहीं ना कहीं एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या, इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपको पता है। अगले कह रहे हैं मार्किंग अ न्यू साइकिल in human beings menstrual cycle occurs around 50 year of age, that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause. और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्लियर हुआ? तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, खाली बस ये ध्यान रखना है नीली जो ये वाला आपको ये वाला इवेंट आपको ध्यान रखना। बस इस डायग्राम से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, इसके बाद लिखा है रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब जो सेकंड साइड रिलीज होगा बचा वो पोर्शन हो गया। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि एलएच और एफएच के क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस टाइम पे एलएच सर्ज पे रहता है मतलब हाई पीक पे रहता है, एलएच का काम क्या होता है, एफएच का काम क्या होता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता अभी क्लियर हुआ, बताओ कोहेरेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है बेटा और वो आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब आपको बताओ, सबसे पहले आप लोग ये बताओ मुझे, अगर हम यहाँ देखें ये क्या है, ओवम है, और आपको पता है इसके चारों तरफ क्या है बेटा, जैसे यहाँ पे आप लोग देखो ये है जोना पेरिसिडा, ये क्या होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, यानी कि स्पेस है ये वाला, इसके पीछे स्पेस होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बोलते हैं ये जोना पेरिसिडा है, और जोना पेरिसिडा के बाद उस सेल किसके हैं, कोरोना रेडिएटा का, ठीक है। स्पर्म आता है और यहाँ पे जोना पेरिसिडा का काम क्या होता है, यानी कि और स्पर्म की एंट्री को अलाउ ना करना, मतलब और क्योंकि स्पर्म बेटा एक नहीं जाता है, बहुत सारे जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एंट्री मारता है, समझ गए, तो वो फर्टिलाइज कर देता है और बकाया बेचारे बाहर ही रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक रेस होती है, और रेस का मतलब सोचो जहाँ 100 से 300 मिलियन स्पर्म जा रहे हैं, एक का 1000 नहीं जा रहे हैं ना, कोई 100-200 जा रहे हैं, 100 से 300 मिलियन स्पर्म। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कितने होते हैं, 100 से 300 मिलियन स्पर्म। अब आप लोग बताओ बेटा इतने स्पर्म में क्या कोई ये देख सकता है कि कौन से एक्स वाले हैं कौन से वाई वाले हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 50% होंगे कौन से, एक्स वाले। एक्स वाले मतलब समझ रहे हो आप लोग, 22 प्लस एक्स, और 50% होंगे वाई वाले, यानी कि एक्स वाले होंगे 50% होंगे। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कति लक का काम बनता है कि एक्स वाला जा रहा है या फिर वाई वाला। आपको तो पता ही होगा अगर एक्स वाला जा रहा है तो क्या होगी, फीमेल, क्योंकि फीमेल के दोनों एक कौन से होते हैं, एक्स वाले। और बेटा अगर वाई वाला जा रहा है तो क्या होगा, फीमेल। अब बताओ यहाँ पे किसी और बचा कि कहते नहीं लगातार लड़के हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, लगातार लड़की हो रही क्यों हो रही है, उसमें ना तो कोई बैच की प्रॉब्लम है ना तो जो कर रहा है उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम किसकी, स्पर्म की, और स्पर्म की प्रॉब्लम नहीं, उसे भी खुद नहीं पता है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, उसे रेस लगा रहा है, ठीक है। और रेस लगाते हुए पहले जो पहुंच जाए। और दूसरा क्या है बेटा, ऐसा अभी तक कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ है जिसने कुछ ऐसी दवाई बनाई हो या ऐसा कुछ बनाया हो कि जिसको यूज करने के बाद हम चाहें तो एक्स वालों को रोक दें, हम चाहें तो वाई वालों को रोक दें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। फिर भी हम लोग इतने अंधविश्वासी बीते हैं ना। एक आदमी कह दे कि मैंने कितने लोगों को सुना है, एक के मुंह सुना, बहुत लोगों के मुंह सुना है कि ये करो तो लड़का हो जाएगा, ये ऐसे करो तो लड़की हो जाएगी, है ना, यहाँ जाओ तो ये हो जाएगा। बेटा एक बार बताओ, जब यहाँ 50% चांस है, अगर मेरे पास 20 लोग आए, मैं बाबा बन गया, मान लीजिए 20 लोग आए, तो मैं मान के चलूंगा 10 लोग क्या होगा, लड़का होगा, 10 लोग क्या होगी। अब जिसके 10% लोग उधर घुस रहेंगे और 10% इधर घुस रहेंगे, मतलब ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं चांस तो 2 ही है ना, और 2 में एक ऑप्शन लगाना तो बहुत आसान काम है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक, ना कोई डॉक्टर हुआ है ऐसा
जो ये कर दे कि एक्स वाले मत जाओ वाई वाले जाओ और वाई वाले मत जाओ एक्स वाले जाओ। जब कोई डॉक्टर और साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या ही तुम किसी से उम्मीद लगा सकते हो। मिलियन में कैसे चेंज करेंगे सर? और बेटा मैं मान लेता कि जैसे एक्स का हिसाब है एक मंथ में आ रहा है, अगर यहाँ फीमेल हेटेरोगैमेटी होती, क्या होती फीमेल हेटेरोगैमेटी, तो हमारे हाथ में होता, बिल्कुल बिल्कुल हमारे हाथ में होता। और मेल क्या होती हेटेरो वो होमोगैमेटी होती, क्योंकि इतना तो अनुमान डॉक्टर लगा ही लेते कि अगर एक मंथ में एक्स आ रहा है दूसरे मंथ में क्या आएगा वाई, या कितने मंथ तक एक्स आएगा और कितने मंथ तक वाई, क्योंकि वहां खाली एक ही एक्ट तो है बस। इतने काबिल लोग पढ़े हो चेक करा रहे थे पहले कि अभी एक्स वाली की सीजन चल रही है वाई वाली सीजन चल रही है, ठीक है। लेकिन वो क्या करें बेचारे 300 मिलियन में क्या देखें, एक का तो पता लगा सकते हैं कि एक्स वाला है या फिर वाई वाला। जैसे हम लोग क्या करते हैं जब हमें वो करवाना होता है एमनियोसेंटेसिस, उसमें भी यही तो करते हैं, एक्स वाई देखते हैं खाली, तो उसमें देख सकते हैं फीमेल केस में। लेकिन भाई क्या है, हम लोगों में भगवान ने कहा लो तुम्हारे पास मेल हेटेरोगैमेटी रहेगी, अब करो चेक। और उसमें भी कितने काबिल लोग निकले, अच्छा चलो मेल हेटेरोगैमेटी, चलो कोई बात नहीं, हम फर्टिलाइजर करने के बाद हटा देंगे। तो फिर सरकार ने कहा रुको अभी तो हम कुछ करते हैं ऐसा, तो फिर सरकार ने नियम बनाया कि यानी कि हम बोल सकते हैं एमनियोसेंटेसिस ने बंद कर दिया। हालांकि आप बहुत तो समझते हैं कि एमटीवी बैन किया, एमटीवी बैन नहीं किया है, वो तो नॉर्मल है, वो करवा सकते हो, लेकिन एमनियोसेंटेसिस बंद है। मतलब आप लोग जांच नहीं कर सकते कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। हम बोल सकते हैं एमटीपी हो सकता है, एबॉर्शन जिसे बोलते हैं वो हो सकता है, ठीक है। जब कोई कंडीशन अनवांटेड प्रेगनेंसी हुआ है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में एबॉर्शन करा सकते हो, बस कंडीशन क्या है एमनियोसेंटेसिस के बाद नहीं करा सकते। चलो तो हम लोग समझते हैं बेटा, ये तो आप समझ गए कि क्या होता है। आपको बताए कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, तो पहले कौन सा होता है जोना पेलिसिडा, उसके बाद कौन सा होता है कोरोना रेडिएटा, सेकेंडरी रूसाइट है ये, क्लियर। तो देखो क्या लिखा हुआ समझते हैं करके, कह रहे हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन हम समझते हो कोइटस, ये समझते होगे, हिंदी बोलते क्या, हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी वीडियो में लगो कोइटस को क्या बोलते हैं, नहीं पता किसी को, संभोग बोलते हैं। उसमें ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, संभोग बोलते हैं, क्या दिक्कत है। अगले कह रहा है सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। और कह रहे थे मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, आपको बताइए बहुत तेज दौड़ते हैं क्योंकि स्पर्म कैसे होते हैं मोटाइल होते हैं। और कह रहे हैं पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स आप समझते हो, यस सही है। अगले कह रहा है बेटा एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पररी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और कह रहा था ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसफर्ड टू द एम्पररी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। आपको बताया अगर ये हम भागते हो कहां पहुंच गए एम्पररी रीजन में, और उधर से क्या आ गया एग आ गया, और 14 डेज चल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। वरना साइंस तो ये कहती है कायदे में कि 10 से 17 दिन तक वेट करो, मतलब 10 to 17 डेज। अगर नॉर्मली कहती उसमें नहीं रहना है तो 10 to 17 डेज, खाली 14 डेज मत देखो बेटा, अगर एक दिन इधर हो गया उधर हो गया तो चक्कर पड़ जाओगे, समझ रहे हो। 15 और 16 देखो, नॉर्मल जो होता है वो कौन सा होता है 10 to 70 डेज। और बेसिकली अगर मैंने कहीं पढ़ा था कि बेसिकली देखा जाए तो 4 फेज के 7-7 दिन के साइकिल होते हैं। पहला 7 दिन मेंस्ट्रुएट, दूसरे 7 दिन एक फॉलिकुलर फेज, तीसरे 7 दिन फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेटरी फेज या फर्टिलाइजेशन, और अगले 7 दिन ल्यूटियल फेज। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हालांकि मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाऊंगा, जो हम लोग देखेंगे कि वहां पढ़ूंगा नेचुरल मेथड, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के नेचुरल मेथड। तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि 10 to 17 डेज तक अगर कोई भी सीमन रिलीज नहीं हो रहा है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन चांस क्या रहते हैं 0 रहते हैं 10 to 17 डेज तक। 10 से पहले कुछ भी करो, 17 से बाद में कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 to 17 डेज में कभी भी खतरा हो सकता है, ठीक है। खतरा का मतलब तो तुम लोगों को खतरा है, वैसे नहीं खतरा है। अगले क्या है टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर विद द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट लिखा है साइमल्टेनियसली और कैन टू द एम्ब्रियो रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल पॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। सर 10 to 17 डेज जो काम रहता है वो ब्लीडिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे से, वहां से लेकर 17 डेज। हां ये बता दूं कैसे काउंट करते हैं। हां ये मत समझना मैं 14 तारीख बता रहा हूं कुछ तो कहते हैं ये आंसर लेके 14 तारीख से निकाला,
आज दिन से होगी ना 14 लगाएंगे। अब वो कहने 4 तारीख रुक जाओ तो आएगा नाम स्टॉप देना ऐसा बैठ जाओगे हम लोग बेटा गलती रहेगी बहुत बड़ी। सुनो अगर आपको नहीं पता है सुनो सुनो बात बोलो मत। जिस दिन से किसी का मेंस पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से 14 दिन। सही है, जिस दिन से स्टार्ट होता है सही है डेटिंग, तो उस दिन जैसे मान लीजिए किसी की 4 तारीख को स्टार्ट हुआ, अब वो आप लोग लिख लो, कहाँ लिख लो 4 नोट्स में, सही है। यार दिन का बता रहा हूँ यार मंथ का बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज आसान तो ना होती है नहीं। अब आप लोग इससे 4 से 13 में जोड़ो कितने आएंगे बताओ कितना आएगा, कौन सी डेट आएगी 17, 14 जोड़ोगे वो सॉरी 4 से स्टार्ट हो गया हाँ तो 18 डेज मान लो तो 18 आप समझ गए 18 जो डेट होगी, अब मैं डेट की बात कर रहा हूँ यस तो डेट पे ऐसा हो सकता है कौन सा पेज ओव्यूलेशन, अगर 4 तारीख को स्टार्ट हुआ है तो 13 दिन निकालो ना निकालोगे तो कितने जाएंगे 18 नहीं समझ आया क्यों अरे 14 डेज पड़ेगा आप लोग 14 डेज देखना है ना हाँ 14 डेज देखना है किससे मेंस पीरियड से स्टार्ट होने से हाँ फर्स्ट डे से अगले के 13 डेज अगले कर लो, अब जो बचेगा 14 डेज आ गया ठीक है। ऐसा नहीं कि 14 तारीख देना होगी ओके कहीं रट लो वैलेंटाइन डे ये ध्यान नहीं रखना है 14 डेज ध्यान रखना है समझ गए। चलो अबे 14 आए अब बोलो मत अब मैंने बोला है 10 to 17 डेज कितने बोला है। अब मैं एग्जांपल जस्ट बता रहा हूं आपको सुनो 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 किसी कोई बंदा है उसका 5 डेज पे मेंस पीरियड स्टार्ट होता है 5 डेज नहीं 5 तारीख को सही डेट है ये। अब 5 से लेके 10 यानी कितना हो गया 15 तारीख, अब उसे क्या ध्यान रखना है 15 तारीख से कितनी तारीख तक 7 दिन भी बढ़ा दो 22 तारीख तक, तो 15 से 22 ये उसका कौन सा पीरियड है फर्टाइल पीरियड। बस इस टाइम रेड डे हो जाए ये दिन खतरे घंटी है और बकाया इन 22 दिन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं 15 दिन से पहले कोई प्रॉब्लम समझ गए पानी पूरी। अगर 0% चांस ना करने तो बता रहा हूँ वैसे तो एक 14 डेज काउंट हो सकता है 5 से लेके 14 डेज कितनी तारीख 19 तारीख 19 से चांस रहेंगे, लेकिन मैंने कितना दिए 3 दिन पहले 3 दिन एक्स्ट्रा बाद जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, तो यानी कि 15 से लेके 22 तक समझ गए। और वैसे एडजेक्टिव कौन सा आ रहा है बेटा 15 से 22 तक फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है हाँ जहाँ हो सकता है। fertilization हो मतलब 10 to 17 डेज 7 दिन तक फर्टाइल पीरियड मान करते हैं, 2 दिन पहले और 3 दिन या 2 दिन 3 दिन बाद में सही है। एक्यूरेट टाइम कितना होता है 10 to 17 डेज ठीक है, वो 7 दिन बीच के छोड़ के बकाया कुछ नहीं दिक्कत नहीं ठीक है। तो हटा दो उसे हटा दो सर लिखना लिख लो लिखना भूल गया तुम्हें भाई लिख लो क्या दिक्कत उसमें। चलो देखें यहाँ पे पढ़े यस पढ़ो। तो देखो क्या कह रहा है बेटा कह रहा है ओवरमेंट फ्रॉम आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्ब्रियो रीजन दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल पॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। अब ये कह रहा है ऐसा क्या रीजन है कि हर पॉपुलेशन या हर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी को लीड नहीं करता है, तो आपको पता ही है कि वो उस टाइम पे क्या नहीं आता है एग नहीं आता है, दूसरा एग आ भी जाएगा तो एलएसएफएस का लेवल क्या रहेगा लो रहेगा, तो इस चक्कर से ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा समझ गए। तो खाली उसी टाइम ऐसा हो सकता है। अगले देखो कह रहे थे प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। और कह रहे हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द किस तरह के कांटेक्ट में आता है जोना पेलिसिडा। और कह रहे हैं बेटा ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग इस पर टाइम कर लो इसका काम क्या होता है इसका जोना पेलिसिडा, यानी कि अदर जो और स्पर्म होंगे उनको एंट्री ना देना, क्योंकि हमें तो एक स्पर्म चाहिए ना, एक खाली न्यूक्लियस चाहिए हाइब्रिड वाला। कह रहा है thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of the mutant division of the secondary oocyte. अब बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब सेकेंडरी मेसोडीन क्या हो जाएगा कंप्लीट, क्या हो जाएगा अब हुआ है कंप्लीट ध्यान रखना। और इसके बाद कह रहा है
द सेकंड मेट्रिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल, ये भी कैसा हो रहा है? अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है एक पोलर बॉडी बनेगा और एक फंक्शन सेल बनेगा, तो पोलर बॉडी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कह रहा है बेटा इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड बनी है ना, एक बनी थी पहले में फर्स्ट में, कह रहा है एंड हैप्लॉइड ओवम, यानी कि इसको हमने क्या बोल दिया? ओटिट। और कह रहा है सोन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर फ्रॉम अ फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो हैप्लॉइड स्पर्म के साथ न्यूक्लियस आया और हैप्लॉइड क्या हो गया? ओवम। इसके साथ ये न्यूक्लियस हो गया तो हैप्लॉइड मिलके क्या कैसे हो गए? डिप्लॉइड। क्लियर? तो एन और एन मिलके कैसा हो जाएगा? 2n। मतलब आधे क्रोमोसोम पापा के और आधे मम्मी के, और मिलके कितने हो गए? डिप्लॉइड सेल हो गया। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। 23 फादर के पास आता है और 23 मदर के साथ, और कितने हो गए? 46। समझ गए बेटा? तो यहां तक आपको क्लियर है? बताओ क्लियर हुआ? अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंसेमिनेशन हुआ, उसके बाद स्पर्म गया, स्पर्म जाने के बाद आपको बताया कहां गया? एम्ब्रियो रीजन में गया। अगर साथ आता है तो ऐसा होता है 14 डेज पे। स्पर्म ने क्या कहा? एंट्री मारी किससे? जोना पेलिसिडा से, और वो ब्लॉक हो गई अदर स्पर्म के लिए। और दूसरा हम बोल सकते हैं वहां पे क्या हुआ? सेकंड मेट्रिक कंप्लीट हो गया और उस साइड का हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस था और हैप्लॉइड किसका था? स्पर्म का, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? डिप्लॉइड सेल। और बोल सकते हैं उसको फॉर्मेशन किसका हुआ? जाइगोट का। क्लियर हो जाता है? अब अगले कह रहा है one has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि बता दे रहा हूँ फिर से कि ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे डिसाइड होता है किसी भी बेबी का सेक्स, कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो सिंपल सा देखो, समझो ये चीज। यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, आपको पता होगा कि कोई भी अगर ह्यूमंस होता है, कोई भी ह्यूमन है, अगर कोई भी ह्यूमन है तो उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन के पास क्रोमोसोम नंबर कितना होता है बेटा? आपको पता होगा 46 होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 42 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम। कैसे होते हैं? ऑटोसोम का मतलब होता है हमारे सारे कैरेक्टर मेल और फीमेल के सेम होते हैं, खाली 1 पेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? और मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 22 पेयर है, यानी कि टोटल आपको होता है 22 पेयर और 1 पेयर कितना हो गया? 23 पेयर हो गया। और 23 पेयर यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेल और फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मेल की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल होता है उसके पास होते हैं 44, ये ऑटोसोम हो गए 22 पेयर, और प्लस जो सेक्स क्रोमोसोम मेल के पास होते हैं वो होते हैं XY। क्या होते हैं बच्चों? XY। और जो फीमेल होता है, अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल के पास होता है 44 प्लस XY। सोचो खाली एक बाई क्रोमोसोम, सॉरी XX, सही, खाली एक क्रोमोसोम है बाई, जो मेल को मेल बनाता है और फीमेल को फीमेल बनाता है, क्योंकि बाई मेल फीमेल के पास नहीं है और मेल के पास होता है। ये बात समझे आप लोग? दूसरा सुनो, अब बेटा आपको बताएं कि आप ऐसे याद कर सकते हो, फीमेल के पास होते हैं 44 प्लस XX और मेल के पास होते हैं 44 प्लस XY। एक बात और बताऊं आपको, क्रोमोसोम सोचो बाई क्रोमोसोम पे इसमें सबसे कम जीन होते हैं, और अब आप समझ गए होंगे कि एक क्रोमोसोम के ना होने से और होने से कितना बड़ा इफेक्ट होता है। एक क्रोमोसोम पे समझो कितने जीन होते हैं, तो ये सबसे छोटा जीन है क्रोमोसोम है, जीन वाला बाई स्मॉलेस्ट, जिसपे कितने जीन है? शायद 271 है, सबसे कम जीन है। तो सोचो मेल कौन आता है? ये मेल कौन आता है? ठीक है। अब इसका अगर हैप्लॉइड सेल आप करोगे तो कितना आएगा बताओ? एक सेल में आ जाएंगे 22 प्लस, एक सेल के पास आएंगे 22 प्लस X, कितना आएगा बेटा? और इसका एक सेल बनेगा 22 प्लस Y। अब आप लोग एक गैमेट नहीं है क्या बताओ? और मैं ऐसे बोल सकता हूँ किसी के भी जब गैमेट बनते हैं, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा वहां पे मेसोस डिवीजन होता है और सेल कैसा बनता है? हैप्लॉइड। कैसा बनता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंपल सा, एक जो 23 पेयर मैंने बताया उस पेयर का एक क्रोमोसोम एक सेल के पास और एक क्रोमोसोम एक सेल के पास। अब मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि 22 प्लस X और 22 प्लस Y, क्योंकि ये 22 प्लस X वाला आ गया, 22 प्लस, इसका चांस रहता है 50% ये वाले बनेंगे और 50% ये वाले बनेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 51% बन जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
एक सेल से डिवीजन होता है तो कतई इक्वल तरीके से क्रोमोसोम जाते हैं। ऐसा नहीं सकता कि 57% बन गए वाई वाले और 46% बन गए एक्स वाले और 10% पता नहीं कहां गए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 50% इक्वल बनेंगे एक्स वाले, 50% वाई वाले। और जो फीमेल का एग बनेगा तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 22 प्लस एक्स होगा और 22 प्लस एक्स, क्योंकि इसके बाद दोनों एक्स हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ भी 50% जो एग होंगे वो एक्स वाले आएंगे, 50% एक्स वाले आएंगे, मतलब दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन सेल तो सेपरेट होगा ना। इसीलिए हम फीमेल में बोलते हैं हेट वो होमोगैमेटी। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोगैमेटी। हालांकि जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे इसके द्वारा, लेकिन समझ रहा हूं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोगैमेटी। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, जिसके पास हेटेरोगैमेटी होती है वही करता है सेक्स को डिसाइड। अब सोचो, अगर मैं यहाँ क्रॉस कराऊं तो इसका इससे कराऊंगा, सही है? एक बार इसका करवा दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स। बताओ क्या बना? फीमेल। यानी कि अगर एक्स वाला गया और उधर तो दोनों एक से आएंगे, कोई सा हो जाए तो फीमेल बन जाएगी। चलो इसका हम इससे करा लेते हैं एक बार, तो भी क्या आएगा? 44 प्लस एक्स एक्स। ये भी फीमेल है और ये वाला इसको कर रहा है। अब देखो इसको कोई सा एक को कर रहा है, हमेशा उसके पास एक्स ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। और इससे अगर इसका हो गया तो 44 प्लस एक्स वाई। इसका मतलब हमने देखा यहाँ पे बेटा कि देखो ये है क्या? फीमेल और ये क्या है? मेल। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 50% चांस होते हैं मेल बनने के और 50% चांस होते हैं फीमेल के। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ सोचो कुछ नहीं जादू है कि कुछ जादू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ गए? तो ये तुम्हारा था जो समझा रहा था, वो पूरी कहानी ये थी। क्लियर हुआ कि कैसे एक्स वाले और वाई वाले। किसी को लिखना है इसमें? फोटो लेना, ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगते हैं क्या? नहीं सर, यहाँ मच्छर नहीं है एक भी। एक घंटे के लिए जूते निकाल दो आप, फिर देखो मच्छर दिवाली से पहले आपने कहा था मच्छर की व्यवस्था कराएगी, आज तक नहीं कराई। किसकी? मच्छर आपको चलो ठंडा आ गया तो मच्छर भाग गए वैसे भी भागे नहीं, अभी थोड़े दिन बाद भाग गए। ठंड में कम हो जाते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि दीपावली को दिया उसके बाद सब मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन आप नहीं जाते हैं, अब मच्छर भी एडवांस है। सुनो अब मच्छर भी समझदार हो गए हैं, एडवांस है, उन्हें पता है जो अच्छा इसलिए वो भागते हैं। ठीक है, भगाओ खान भगाओ। बेटे कहानी समझ गया पूरी क्या होता है? तो ये सब लिखा था वहां पे, पढ़े वहां पे, तो ये लिखा था। आप लोग बताओ तो यहाँ पे डिटरमाइन किसने किया? मेल ने। किसने किया? क्योंकि मेल के पास किस टाइप क्रोमोसोम है? 2 टाइप के। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो बेटा बोलो मत आप लोग। कह रहा है लेट अस सी नाउ हाउ as you know the chromosome pattern in the human female XX and male के पास क्या होता है? XY। कह रहा है therefore all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X whereas in the male gamete is from the sex chromosome could be either X or Y। तो कह रहा है चांस कितना रहेगा? 50%। 50% X वाला, 50% Y वाला। कह रहा है बेटा आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट वुड कैरी आइदर या तो XX आएगा या फिर क्या आएगा? XY। और कह रहा है डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। और कह रहा है द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी, XY वुड फॉर्म अ मेल। समझ गए आप लोग? तो XX होगा तो फीमेल और XY होगा तो मेल होगा। अब हम देखते हैं बेटा अगले, ये कंडीशन देखो क्या है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये A करके दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है? A B C D दिखाया है इसने, तो यहाँ पे कह रहा है ये इम्प्लांटेशन समझा रहा है। क्या समझा रहा है? इम्प्लांटेशन। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे ये ओव्यूलेशन हुआ, तो ये भी क्या दिखा रहा है? ओव्यूलेशन।
देख लो हम लोग, यहाँ पे होगा ओव्यूलेशन हुआ, ये रिलीज हो गया सेकेंडरी साइड, ये रिलीज हो गया यहाँ से, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये रिलीज होगा, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? इस फेज को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और बेटा ये कहाँ गए? यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे देखो स्पर्म आएंगे, स्पर्म आने के बाद ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? अगर फर्टिलाइज हो गया है तो क्या बनेगा? जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ जाइगोट बन गया। और जाइगोट में क्लीवेज यूनियन होगा, एक से कितने बन गए? 2। कितने बन गए? 2 यहाँ पे बन गए। इसके बाद 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, और 16 से 32 बनेंगे। और जब जो ये देखो, ये ध्यान रखना है आपको कि जब इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होता है उससे अटैच होता है, तो आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? और इस यहाँ पे सेल का नंबर लग रहा होता है 32, समझ गए? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट तब बोलते हैं जब ऊपर से कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ट्रोफोब्लास्ट। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और बेटा ट्रोफोब्लास्ट से पहले वाला जो कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉरुला। सही है। और मॉरुला के अंदर क्या होते हैं? ब्लास्टोमिया। सही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मॉरुला वाली कंडीशन होती है 8 to 16 ब्लास्टोमिया। ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मॉरुला। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, ऐसे ही बिल्कुल। अगर ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन है तो हमने उसको क्या बोल दिया? ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद 32 सेल है, इसके बाद कितनी है? 8 से 16। समझ गए? इसको क्या बोला है हमने? मॉरुला। और इससे पहले क्या है? 2 से 4, 4 से 8, और ये लगातार होता रहता है। और ये ट्रोफोब्लास्ट होता है वो यहाँ आके क्या होता है? एंडोमेट्रियम से अटैच रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर आपको ध्यान ना रहे तो एक साफ साफ लिख लो बेटा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पहले क्या बनता है उसके बाद क्या बनता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि जाइगोट, ब्लास्टोमिया, मॉरुला, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, सीक्वेंस पूछ लेता है वो, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? तो पहले हमेशा क्या आएगा बेटा? जाइगोट। क्या आएगा? जाइगोट के बाद क्या आएगा? ब्लास्टोमियर। सही है? हाँ ठीक है, ब्लास्टोमियर। उसके बाद क्या आएगा? मॉरुला। उसके बाद, और इसके बाद आएगा ब्लास्टोसिस्ट। ये चार लोग लिख लो ऐसे, ये सीक्वेंस हो जाता है बहुत बार कि सब पहले क्या आता है बाद में क्या आता है। ये सीक्वेंस कई बार पूछा चुका है। लिख लो, किताब में लिख लो हम लोग ये चीजें। यही से यही क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन ना है इम्प्लांटेशन। और आपको पता है इसके बाद क्या होगा बेटा? 3 जर्म लेयर बनेगी, आपको पता होना चाहिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और 3 जर्म लेयर से हमारा पूरा बॉडी बन जाता है। ठीक है, एक्टो, एंडो और मेसो, जिन्हें बोलते हैं, इसीलिए हम लोग कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। पता होगा आपको, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लो का मतलब होता है जहां 2 जर्म लेयर हो, वहां पे मेसोडर्म क्या होती है? एब्सेंट होती है। कौन सी होगी? एक्टो एंड एंडोडर्म। ठीक है, मैं आपको एनिमल किंगडम में पढ़ा चुका हूं। देखिए, तो पढ़े ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग, ये तो पढ़ लिया। तो देखो अगले कह रहे थे, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? एक डिवीजन होता है। ठीक है, जहां पे एक से कितने सेल बन जाएंगे? 2, और ये दोनों बराबर सेल बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक छोटा बनेगा एक बड़ा, अनइक्वल नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, अगले कह रहे हैं टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म 2 से 4 से 8, 8 से 16। कह रहा है डॉटर सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लास्टोमियर। इसको डाल करो, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। कह रहा था एम्ब्रियो विद 8 to 16, और कह रहा है ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड, अब इसको क्या बोलेंगे?
मॉरुला। तो इसको रिटर्न करो। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये वाला कह रहा था मॉरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। तो फाइनली किसमें कन्वर्ट होता है? ब्लास्टोसिस्ट। कह रहा है बेटा एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, और ये फर्दर किधर मूव करता रहता है? यूट्रस। और ये टाइम पीरियड अगर पूछे तो आप बता देना, लगभग होता है 6 से 7 दिन इम्प्लांट होने में, 6 to 7 डेज। ठीक है। अगली कह रहा है ये अटैच, अगली कह रहा है हाँ, कह रहा है ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर, और इस लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच्ड ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। और कह रहा है ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट एज द एम्ब्रियो। और इनर सेल मास को हम लोग अगले डिफरेंशिएट किसमें हो जाएगा? एम्ब्रियो में। कह रहा है आफ्टर डेवलपमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। और कह रहा है दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये किसको लीड करता है? प्रेगनेंसी को। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? देखो जैसे यहाँ पे हमें क्या पता लगा, सबसे पहले हमने देखा कि एक स्पर्म था, एक एग था, दोनों आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद हमको जाइगोट बना, जाइगोट में एक डिवीजन हुआ, क्लीवेज डिवीजन। इसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 8 to 16 ब्लास्टोमेर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉरुला। और मॉरुला के बाद जब 16 से 32 हुआ तो वहां पे एक मेम्ब्रेन आ गई, इसे क्या बोला हमने? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट बोला, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ये टाइम पीरियड कितना होता है? 6 to 7 डेज। और ये आ जाता है कहाँ पे? यूट्रस में आ जाता है। yes. और यूट्राइन की बॉल से एंडोमेट्रियम से क्या हो जाता है? अटैच। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये किसको लीड करेगा? प्रेगनेंसी को। तो अब कहानी स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर कल हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। कल हो नहीं जाएगा, आधे घंटे हो जाएगा कल। और कल ही मैं स्टार्ट कर दूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा? जेनेटिक्स। तो आप लोग ध्यान रखना है, अभी यहाँ पे छुट्टी मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखना है, समझ रहे हो? अभी इंपॉर्टेंट तो है ना पूरी किताब ही है सर। चलो तो अभी हम बात करते हैं किसकी? प्रेगनेंसी की, या मैं बोल सकता हूँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी तो आपको पता होगा क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे फीमेल्स में चेंजेस आते हैं, इतने आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने सारे नए नए हार्मोन सिक्रेशन होता है उस टाइम पे। मुझे लगता है कि वो एक टाइम ऐसा होता है ना, किसी फीमेल के लिए सोचो 1 से 9 मंथ झेलना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो एक अंदर से एक उससे अच्छा भी लगता है, क्योंकि भाई बच्चा आ रहा है तो अच्छा तो लगेगा। दूसरा क्या होता है, लेकिन अगर देखा जाए बातें करते सर आप, इसमें क्या चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ। और दूसरा अगर ये ऑप्शन होता, अच्छा चलिए बता मुरली, अगर ये ऑप्शन होता कि बटन दबाओ तो आप मेल के साथ प्रेगनेंसी हो, ज्यादा बेहतर रहते हैं तो बेटा आप समझ नहीं सकते क्या करते, तो हाथ जोड़ते कि भाई तुम ही झेल लो। अच्छा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा आपको कि अच्छा ये बताओ, आपने नाम सुना होगा वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, सुना है आपने? उसमें अगर हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो मेल भी करा सकता है, फीमेल भी करा सकती है, ये तो पता है आपको। मेल करवाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी, और फीमेल कराता है तो क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ पूरे भारत में 1% मेल होंगे जिन्होंने वेसेक्टोमी कराई होगी, वरना बेटा 99% कौन कराता है? फीमेल। वरना इक्वल अपॉर्चुनिटी है दोनों के पास कि कोई भी करा सकता है। अब आप लोग यही देख लो, ये तो दोनों का ऑप्शन है, लेकिन कौन करवाता है? फीमेल। मैंने तो आज तक एक भी ऐसा नहीं सुना है, सुनो सुनो, आज तक मैंने एक केस नहीं सुना है कि किसी मेल ने ये ऑपरेशन करवाया हो, आज तक नहीं सुना है। और फीमेल का हर घर में, आप समझ सकते हो, हर घर में होता है। दो बार तो होता है, दो बार फीमेल्स कराती है, मेल्स कराते हैं, मेल्स कराते हैं ना, मेल कौन कराता है? तुम्हारे किस तरह है? मिक्स करा बोलती मेरे घर में ना वास्तव में मेरा ट्यूबेक्टोमी। नहीं मैं कहने की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे इधर सुना है क्या तुमने कि मेल ने कराया? अरे बट मतलब जैसे बटन वाली बात, अगर बटन है तो फीमेल्स कराएंगी कि भाई ठीक है बटन है तो बटन से दबाओ, जरूरत नहीं तो ठीक है फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी करा रही है। लेकिन अदरवाइज
मेल्स कराएंगे ना। लेकिन हमारे भारत में मेल फीमेल कराते हैं, मेल जानते भी नहीं कि हमारे अंदर हो सकता है कि मतलब मेल को पता भी नहीं होगा रेटिव देख रहा है तो कि हम भी एक ऑपरेशन करा सकते हैं। बेसिकली पता ही नहीं होगा उन्हें। अगर तुम किसी गांव में किसी से पूछना कि बच्चे ना होने का ऑपरेशन करवाना है तो मेल कराए फीमेल कराए, अगर तुमने कह दिया मेल करवाओ तो हंसेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा फीमेल मेल कराती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेल भी आराम से करा सकते हैं। अब तुम यही देख लो, बताओ सोचो तू कराएगा? तो कहीं ना कहीं समझ गए कि हम लोग कितना ज्यादा मेल और फीमेल में डिफरेंस पैदा करते हैं। और ये दोनों को बराबर का हक है, मेल भी करा सकता है फीमेल भी कर सकती है, लेकिन दर्द कौन झेलता है? फीमेल। उन्हें पता है कि चलो ठीक है हम करा देते हैं तुम रहने दो। और ये मैंने तो मतलब लगभग बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा ये बात कि मेल भी करवा सकते हैं, वरना लोगों को ये रियलिटी में लगता है कि फीमेल ही कराती है, और उन्हें बताया भी जाता है कि मेल भी के पास भी अपॉर्चुनिटी है कराने की, वो करा सकते हैं। भाई एक बात सोचो, हम लोग किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो बात तो इक्वल हुई ना। अगर फीमेल करा रही तो फीमेल का नहीं आएगा, अगर मेल कराएगा तो मेल कैसे नहीं आएगा? दिक्कत क्या है? तो मेल कराएगा उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्यूबिक्टॉमी का फायदा क्या? मेनोपॉज तो वैसे भी आना है। अरे तो तुम समझ नहीं। अब मान लिया या तो ये कहो कि 50 से पहले करा लो तो 50 से पहले तो कराते ही हैं, और 50 से बाद तो कराएगा। अब कोई बूढ़ा होने का तो नहीं है कि मम्मी मेरा वो कर दो भगवान। एक इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, 50 साल के बाद कौन जाएगा? अब कौन ऐसा होगा जो चाहेगा कि भाई ऐसा मेरे साथ हो जाएगा? अब तो 50 साल के बाद दुनिया इतनी बढ़ जाती है कि मुझे लगता है कि कौन ही करता होगा ड्रामा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये कब होता है? मान लीजिए 30 से 35 साल हो गए किसी का, अब उसे लग रहा है कि मेरे 2 बच्चे सफिशिएंट हो गए, तो वो लोग कराते हैं। और गांव में 80% लोग कराते हैं, आज भी करवाते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए कि धोखे बच्चा ना जाए उन्हें, कि उन्हें नहीं पता होता है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ डिवाइस सुनो, बोलो मत, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने की डिवाइस बहुत सारी है, लेकिन सुनो तो, लेकिन यूज कौन करे? ये 4 दिन का खेल है तो है नहीं, ये ना 1 महीने खेल कि भाई 1 महीने बाद तुम उधर हम इधर रहने साथ में ही अपना स्टार्टअप तक, तो कहने गई तो क्या कर सोचते हैं? लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑपरेशन करवाओ, एक बार बात बताओ, ये होता है। सही है? ये मैं आपको समझाऊंगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जस्ट इसके बाद। आप टेंशन ना लो, अभी टाइम कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो हम समझेंगे कल। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का एक तरीका नहीं होता है जो मैं बोलो मत, जो मैं बता रहा हूँ ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी ये परमानेंट मेथड है, इसीलिए लोग इस पे भरोसा करते हैं। वैसे मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें 100% तुम प्योर नहीं हो सकता है धोखे से हो जाए। और मैंने ऐसे धोखे वाले केस बहुत देखे गाँव में, वो 50% धोखे में होता है। जब वो हो जाता है लगता है ठीक है चलो अब हो गया तो भगवान ने दिया, चलो कमाई खा लेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम करता है, बहुत बड़े जाके प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी करने से जनसंख्या कितनी हो गई? चलो इधर देखो, तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है कि अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो गया, अब क्या होगा? प्रेगनेंसी। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 to 9 मंथ, ठीक है? तो देखो कह रहा है बेटा आफ्टर इम्प्लांटेशन, बोलो बता दो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड, इन्हें बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? और कह रहा है व्हिच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। सही है? कह रहा है द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी से बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? आपने प्लांट के केस में प्लेसेंटा पढ़ा था ना? प्लेसेंटा का मतलब मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था ओव्यूल का अटैचमेंट जहां होता है ओवरी के अंदर, जिस स्ट्रक्चर से होता है उसे बोलते हैं प्लेसेंटा, और उसको बोलते हैं अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन। ये हमने पढ़ा था। और मैं ऐसे कह रहा था कि प्लेसेंटेशन का मतलब होता है सीड कहां पे है ओवरी के अंदर। इतना ऐसे मेरे पास यहां मैं बोल सकता हूं कि बोल कर आप लोग मैटरनल बॉडी हो गई, माता की बॉडी हो गई, और बच्चे का बॉडी, एक जो कनेक्शन होता है बीच में दोनों का, वो क्या होता है? प्लेसेंटा। हालांकि ये मत कहना इससे जुड़ा होता है जो बाद में काटा जाता है, वो पता है क्या होता है? एम्बिलिकल कॉर्ड। वो तो एक मान लो एक नली है जो बच्चे तक पहुंची है,
लेकिन बीच में एक स्ट्रक्चर होगा जो दोनों को कॉम्बिनेशन करेगा, कंबाइन करेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। हालांकि प्लेसेंटा का काम बस इतना होता है कि माता का कोई भी चीज बच्चे में ना मिले, ब्लड वगैरह ना मिले, बच्चे का माता से ना मिले। दूसरा, बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए तो किस तरह जाएगा? प्लेसेंटा के थ्रू। बच्चे को न्यूट्रिएंट चाहिए किस तरह जाएगा? प्लेसेंटा के थ्रू। बच्चे का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो कैसे आएगा? प्लेसेंटा के थ्रू। ये काम होता है प्लेसेंटा का। हालांकि कुछ हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे थे प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिखा भी है, ये अंडरलाइन कर लो बेटा। कह रहे हैं प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसपीटी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। तो कार्बन डाइऑक्साइड या खाली ध्यान रखो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो मटेरियल होता है वो प्लेसेंटा क्या करता है? बच्चे से मां को देता है, और मां से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन क्या करता है? बच्चे को देता है। एक कनेक्शन होता है दोनों के बीच का, ठीक है, एक स्ट्रक्चर। अगले कह रहा था प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू कौन सी कॉर्ड होती है? एम्बिलिकल कॉर्ड। आप देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वहां यहाँ पे होता लगा हुआ, उसको ऐसे कुछ लगा देते हैं क्लिप टाइप का, बहुत लगता है देखिए। व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। और कह रहा है प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। देखो प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन बनाता है, जैसे एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक, पहला है एचसीजी। कौन सा है बेटा? ध्यान रखना है हार्मोन सारे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। आपको पता है कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है उसको देखने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एचसीजी। जो आपने देखा होगा वो क्या आता है? प्रेगनेंसी किट आता है। तो उसमें जो हमें पता लगता है कि उसका मतलब समझाना किसी को पता है, किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो? जब जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है तब यूरिन में ना इसका लेवल बढ़ जाता है। हाँ वो बढ़ जाएगा। तो अगर वो ड्रॉप्स डालते हैं तो वो पिंक कलर देती हैं। पिंक कलर? हाँ, डबल पिंक कलर। अच्छा, डबल ट्रिपल का रोल होता है वहां पे। जो किट में ऑलरेडी वो मतलब लाइंस प्रेजेंट होती हैं वो एचसीजी के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। हाँ। एचसीजी ऑलरेडी हमने डाल दिया तो अगर है तो फिर मतलब उसकी बॉडी में अगर एचसीजी ज्यादा है मतलब प्रेग्नेंट है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये देख रहा था वहां कुछ लाइनिंग का होता है, 3 लाइन है, 2 लाइन है, 1 लाइन का होता है। एक आई तो नहीं है प्रेगनेंसी, 2 आई, 2 पिंक लाइन आई तो प्रेगनेंसी। अब 3 है तो 3 नहीं आती, 3 आती। 3 का मतलब डबल प्रेगनेंसी तो आगे आते हो। मुझे किसी ने बताया 3 होती है तो मैंने कहा चलो ये अभी तो नहीं करी। 2 होती है। ऐसा होता है ना कि तो अगर तुम्हें रेटिंग मुझे ना पता हो तो उसको ज्ञान नहीं देता। जैसे मुझे नहीं पता है, अब उसको मैं क्या कहता कि किट आती है वो उसमें ये पता लगा, हमें पता लग गया ना क्लियर। मैं मुझे पता 3 होती है, 2 होती है। अच्छा ठीक है, अब समझ गया मैं। इसके बाद देखो ये बताता हार्मोन कौन सा होता है, वो कौन सा होता है बेटा? एचसीजी। कौन सा होता है? ये दिखा रहता है। अगले कह रहा है ह्यूमन प्लेसेंटा नाइट्रोजन और एस्ट्रोजन, और कह रहा है प्रोस्ट्रोजन इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा बोलो मत आप लोग। और बाद में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेंट। इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। और किससे सीक्रेट होता है? ओवरी से। कह रहा है लेट अस रिमेंबर दैट एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सेंट आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग। ये सारे हार्मोन कब होते हैं बताओ? जब प्रेगनेंसी होती है तब, क्योंकि ये प्लेसेंटा से हो रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो इनका कोई काम नहीं है और सीक्रेशन में इनका नहीं होगा। कह रहा है इन एडिशनल, बेटा बोलो मत आप लोग, HCG, HPL और रिलैक्सेंट। कह रहा है इन एडिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ETC। हालांकि मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था आपको, तो वहां मैंने जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन बताए थे आपको, जैसे थायरोक्सिन कितना इंपॉर्टेंट बताया था। मैंने कहा था थायरोक्सिन का अगर लेवल कम होता है किसी फीमेल में तो किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कम होगा, बच्चे का डेवलपमेंट कम होगा, बच्चा डीम्यूटेशन इस टाइप का पैदा हो जाएगा, बताया था आपको। तो थायरोक्सिन का और कुछ सारे और भी कुछ हार्मोन होते हैं जिनका एक लेवल मेंटेन होना किसी भी फीमेल में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्या है बेटा? are released several fold in the maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. एक बात और मैं आपको बताऊं, एक बात और ध्यान रखना, तुम ये नहीं कह सकते सारे के सारे जितने बच्चे पैदा होते हैं सब सेम आईक्यू लेवल के होते हैं, ये हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग जल्दी बोल देते हैं सबके पास ब्रेन बराबर होता है। ब्रेन हाँ बराबर होता है, ये बात ठीक है, ब्रेन उतना ही बड़ा होगा सबके पास, लेकिन इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो लेवल होता है वो सबका अलग होता है आईक्यू लेवल।
और ये बहुत डिपेंड करता है कि जब बच्चे का किसी का ग्रोथ हो रहा है तो माता के अंदर कितने हार्मोन्स मेंटेन रहे हैं। तभी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको हमेशा एक डॉक्टर के परामर्श से रहना चाहिए, जिससे अगर कोई भी हार्मोन गड़बड़ होता है तो वो फिर किस पे जाता है, बच्चे पे। बच्चा कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एनीमिया से पैदा होते हैं, किसी को पीलिया होता है, किसी कुछ होता है, किसी कुछ होता है। और जो बच्चे आपको पता नहीं, जो बच्चे नर्सरी में जाते हैं ना, डॉक्टर उनकी इतनी बुरी तरह से वो करते हैं। मैंने ये तक देखा है कि वो बच्चों को सोते रहे उनको इंजेक्शन लगा देते हैं नींद वाले। अगर बच्चा रात में परेशान कर रहा है और कंपाउंडर वहां पे वो क्या करेगा, अब सब बच्चों को खिलाएगा तो ना, ये करेगा बच्चों ना। वहां पे एक बच्चे के लिए वो एक कंपाउंडर है भाई, 20 बच्चे एक कंपाउंडर है। अब उसने इसे छुपाया तब तक बोर होने लगा। सही है। हालांकि मैंने देखा है कुछ अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे भाई के तो नर्सरी में थे तो मैं जाता था कभी, लेकिन मैं क्यों जाता था, वो दूध देने। अरे देने बच्चों का दूध होता है वो मुझे खाते हुए अच्छा लगता है। तो होता नहीं है। अब वहाँ वो इतना ज्यादा रखा जाता था, तो वो कहते तुम आ जाया करो खाली, जितना था उतना ले जाया करो। तो मैं ऐसे जाता और जो थोड़ा कम डिब्बा होता वो नीचे रख रखा था। और अपने कमरे में बहुत खाया हुआ ऐसे चम्मच मजा आता। तो सुनो, अब भाई वो खाने के लिए तो मॉल तो नहीं जाओगे, मेडिकल में तो दूध दे दो बच्चों वाला, खाना है नहीं मिल जाएगा, लेकिन मुझे खाने के लिए कौन लेके आएगा, क्योंकि मुझे खाना है वो इसलिए, तो मैं इसलिए जाता था वहाँ पे। सुनो, तो मैंने देखा कि अब वो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बच्चा रो रहा है उसको छुपा रहे हैं, फिर दूसरा पे करने उसको देख रहे हैं, वो तो ऐसे पूरी रात ही करते रहेंगे। तो वो क्या करते हैं आपको पता है, वो शाम को लगा 10-11 बज गए, इनके सारे पेरेंट्स वगैरह देख गए एक बार, सबने देख लिया बच्चा ठीक ठाक है, स्वस्थ है, मुझे दिखाते ना एक बार शीशा में कि बच्चा हाँ देखो बच्चा बिलबिला रहा है तो ठीक है, इसका मतलब ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा रोया तुरंत उसके एक नशा का इंजेक्शन दे दिया पहला। अब वो क्या हो गया, सो गया। अब वो उठेगा, उन्हें पता होता है इसकी डोज कितनी, 6 घंटे की, तो वो 6 घंटे बाद ही वो रोएगा, उसके बाद पहले। तो ये सारी चीजें सोचो बच्चे में कितनी इफेक्ट डालती होंगी। उस बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है अभी वो बच्चा सही से सीख भी नहीं पाया चीजों को, और उसके साथ ऐसा हो जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ये बात कि बच्चे का सही टाइम पे डिलीवरी होना, सही हार्मोन बैलेंस होना एक मदर के अंदर किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और फ्यूचर में उसका कितना क्या आईक्यू लेवल रहेगा ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए ध्यान रखना होता है कि फीमेल्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब डिलीवरी टाइम हो तो उस टाइम पे बहुत ही सावधानी और बहुत ही अच्छे चीजों को मेंटेन करना चाहिए। बाद में बच्चों को देते हैं कि तुम्हारा तुम पढ़ने में ठीक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, सही है, ऐसे हो वैसे हो। वही वो बच्चा अपने घर से तो लेके आया नहीं था कि उसने कहा था भगवान मुझे थोड़ा सा आईक्यू कम देना। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में सब रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ये सारे हार्मोन्स प्ले करते हैं। अगले देखो अभी जाओ मत, यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक पढ़ लो, देख कल तुम्हारा बचा है क्या, रात हो जाती है सर, नया है। चलो ठीक है बेटा, पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। बंद कर दूं, 28 गुड इवनिंग। वो कोई अच्छा ये कह रहा है मेगा पता है उसमें कितने होंगे, तुम देख लो किसकी बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है पेमेंट के लिए किसकी बात कर रहा है, कौन सी ब्रांड की बात कर रहा है, ये दूसरा इन सम ब्रांड लाइक कैस्टर एंड नेक्स्ट वो ब्रांड लिविंग कवर का रेट और अगर कोई मोनिटर ब्रांड है मतलब क्या होता है,